आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को। और एग्जाम की दृष्टि से जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें जानेंगे और पूरी डिटेल से जानेंगे। हमने जितने भी डिस्ट्रिक्ट कवर किए हैं सारे डिस्ट्रिक्ट एक सीक्वेंस में कवर किए हैं, एक सीक्वेंस में पढ़े हैं। और सीक्वेंस में पढ़ने का एक फ़ायदा होता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को याद करने में आसानी होती है। तो इसी सीक्वेंस के साथ हम इसको पढ़ेंगे। आज हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है रेवाड़ी। बात की जाए तो हम उसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका नामांकन कैसे हुआ, यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं, कितनी तहसीलें हैं, कौन कौन सी यहाँ पे उप तहसीलें हैं, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से एग्जाम में इसका क्या रोल रहेगा, इसका इतिहास कैसा है, और यहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, कोई चीज़ मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नामकरण की। सबसे पहले बात करते हैं नामकरण की। नामकरण की बात की जाए कि राजा हुआ है राजा रेवत। राजा रेवत हुए हैं, उनकी एक बेटी थी। यहाँ के रेवाड़ी के राजा हुए हैं, उनकी एक बेटी थी रेवती। इसके दो नाम मिलते हैं, रेवती या फिर रेवा। तो राजा रावत ने इस रेवती की शादी बलराम के साथ की थी, ये याद रखना है। बलराम के साथ की थी और राजा रेवत ने इस इलाके को दहेज में बलराम को दिया था, ये याद रखना है। दहेज में इसके लिए दिया था। तो इस रानी, इसकी जो राजकुमारी थी रेवती या रेवा, तो इसके नाम के कारण इसका नाम रेवाड़ी पड़ा था। नाम के कारण बलराम जी की, इसलिए रेवाड़ी को बलराम जी की ससुराल भी कहा जाता है कि ससुराल। ये बलराम जी को दहेज में दी गई थी और इस राजकुमारी रेवती या फिर रेवा के नाम के कारण इस जगह का नाम रेवाड़ी पड़ा था। तो ये तो बात की हमने नामकरण की। अब बात करते हैं इसके संस्थापक की। संस्थापक की बात की जाए तो ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का परिवार से संबंध रखने वाला राजा करमपाल था जिसने इसकी स्थापना की थी। राजा करमपाल ने इसकी स्थापना की। अब हम बात करते हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। पुराना नाम की बात की जाए तो इसका पुराना नाम था रेवतवाड़ी। अब बात करते हैं कि इसके उपनाम क्या क्या है। कि रेवाड़ी के अलावा किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसको सैनिकों की खान कहा जाता है। सैनिकों की खान कहा जाता है क्योंकि इंडियन आर्मी में सबसे ज्यादा जो सैनिक हैं वो यहीं से भर्ती हुए हैं, तो इसलिए इसे सैनिकों का शहर या फिर सैनिकों की खान कहा जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो इसको ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा इसे वीरों की भूमि भी कहा जाता है। वीरों की भूमि
उसके अलावा इसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इसको बर्तनों का शहर भी कहते हैं, ये बर्तन सिटी, क्योंकि पीतल के बर्तन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बनते हैं। पीतल का उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप है। अगर यहाँ से एक चीज़ और हमें याद रखनी है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा का पीतल सिटी या पीतल नगरी किसे कहा जाता है और रेवाड़ी ऑप्शन में ना हो, तो यमुनानगर का जगाधरी हमको करके आना है, क्योंकि वहाँ पे भी पीतलों के बर्तनों का उद्योग है। तो बर्तनों का शहर सैनिक ब्रज। उसके अलावा इसको भारत का इजराइल भी कहा जाता है, भारत का इजराइल। उसके अलावा इसको अहीरवाल का लंदन या फिर अहीरवाल की राजधानी भी कहा जाता है, अहीरवाल का लंदन या फिर राजधानी। तो उपनाम इसके बहुत सारे हैं, कई सारे उपनाम हैं। ऐसा बताया जाता है कि रेवाड़ी का जो इलाका है वो भारतीय लोगों से, भारतीय राजाओं से और विदेशी जो आक्रमणकारी हैं उनसे बहुत ज़्यादा लड़ते रहे हैं, इसलिए इसको भारत का इजराइल भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई नामकरण की बात, पुराना नाम और इसके उपनाम क्या क्या है। अब हम देखेंगे इसके गठन के बारे में कि इसका हरियाणा में गठन कब हुआ था। अगर गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था और इस दिन 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जिनमें से एक रेवाड़ी भी है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जब ये बना था तो उस टाइम सीएम कौन था, तो ये हमें याद रखना है कि उस टाइम सीएम बंसीलाल जी थे। इसके बारे में एक चीज, बंसीलाल जी के बारे में एक चीज और याद रखनी है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले दूसरे नंबर पर बंसीलाल जी आते हैं, पहले नंबर पर देवीलाल जी आते हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट देवीलाल जी के शासनकाल में बनाए गए थे। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये किससे अलग होकर के बना है, तो ये याद रखना है कि ये महेंद्रगढ़ से अलग होकर के बना है। महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना है। आगे हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है। बन गया है तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 1594 वर्ग किलोमीटर है। 1594 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आगे बात करते हैं हम इसकी जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी, 10 लाख से कम 2011 की जनगणना के अनुसार। जनसंख्या से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो है हरियाणा का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है रेवाड़ी। और अगर साक्षरता की बात की जाए तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता है तकरीबन 91.44% पुरुष यहाँ के पढ़े लिखे हैं। तो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर यहीं पे है। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है को एससी समाज, शेड्यूल कास्ट में भी सबसे ज्यादा शिक्षित लोग यहीं पे हैं। एससी में सबसे ज्यादा साक्षरता भी यहीं पर है। साक्षरता भी रेवाड़ी में ही है।
तो याद रखना है कि पहली बात तो ये कि हरियाणा में सबसे ज्यादा पुरुष जो साक्षर है वो रेवाड़ी में है, और उसके अलावा बात की जाए तो एससी समाज के भी सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहीं पर है। अब बात करते हैं कि किस मंडल में आता है। अगर मंडल की बात की जाए तो ये गुरुग्राम मंडल में आता है। ये गुरुग्राम मंडल में आता है, और गुरुग्राम मंडल के बारे में हमें एक चीज और याद रखनी है कि सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल गुरुग्राम मंडल है। सबसे कम जनसंख्या वाला मंडल, और सबसे अधिक की बात की जाए तो वो फरीदाबाद है, वो भी लिख लेते हैं। सबसे अधिक तो वो फरीदाबाद है। जैसा कि हम पीछे भी पढ़ते हैं, जैसे हिसार मंडल के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जनसंख्या क्या नाम क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मंडल था। तो ये जनसंख्या घनत्व के हिसाब से है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, ये याद रखना है। सबसे अधिक हिसार में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व के हिसाब से ये सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो फरीदाबाद मंडल में है। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर विधानसभा सीटें कौन कौन सी हैं। विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीट यहाँ पे 3 है, और जो 3 विधानसभा सीटें हैं वही यहाँ की तहसीलें भी हैं। सबसे पहले रेवाड़ी विधानसभा है, उसके अलावा है कोसली, और एक है बावल। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ की आरक्षित सीट कौन सी है तो हमें याद रखना है कि बावल यहाँ की आरक्षित सीट है। उसके अलावा हम तहसील की बात करते हैं तो तहसील भी यहाँ पे यही है, रेवाड़ी, कोसली और बावल। उप तहसील की बात की जाए, हमेशा हमने जितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट पढ़े हैं उन सब में हमने यही देखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में तहसील ज्यादा है और उप तहसील कम है, लेकिन रेवाड़ी के साथ में ऐसा नहीं है। रेवाड़ी में 5 उप तहसीलें हैं, 5 उप तहसीलें हैं इसमें। एक तो है धारूहेड़ा, दूसरी है मनेठी, एक है नाहड़, एक है पालावास। धारूहेड़ा, मनेठी, पालावास, और उसके अलावा डहीना। ये 5 यहाँ की उप तहसीलें हैं। तहसील ये याद रखना है। विधानसभा सीटें 3 हैं, तहसील 3 है, लेकिन उप तहसील यहाँ पे 5 है। अब इससे आगे हम बात करते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, किस किस के साथ सीमा बनाता है, यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, क्या हरियाणा के अलावा किसी और राज्य के साथ भी सीमा बनाता है या नहीं बनाता है, किसी टेरिटरी के साथ सीमा बनाता है, ये फिर यहाँ पे कौन कौन से हाईवे गुजरते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात करेंगे हम भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये किन किन के साथ में सीमा बनाता है। हम ये मैप के जरिए से देखेंगे ताकि इसको याद करने में थोड़ी आसानी रहे। बात की जाए, यह है रेवाड़ी, यहाँ पे
रेवाड़ी को देखें, एक तो यहां से ये हल्का सा नू के साथ सीमा बना रहा है, यहां से नू के साथ सीमा बना रहा है। एक तो ये हो गया नू, दूसरा ये गुरुग्राम के साथ सीमा बना रहा है, तीसरा ये झज्जर के साथ सीमा बना रहा है, और चौथा ये महेंद्रगढ़ के साथ सीमा बना रहा है, महेंद्रगढ़ के साथ सीमा बना रहा है। और यहाँ नीचे राजस्थान है, राजस्थान है, तो राजस्थान से ये अलवर के साथ सीमा बना रहा है। तो बात की जाए सीमा की, तो हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये सीमा बनाता है, और वो 4 कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने अभी देखा, नूह, गुड़गांव, नूह, गुरुग्राम, झज्जर और महेंद्रगढ़। इनके साथ में ये सीमा बनाता है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो ये राजस्थान के अलवर के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के अलवर के साथ सीमा बनाता है। ये तो हो गई सीमा की बात। अब हम बात करते हैं कि किस भौतिक प्रदेश में पड़ता है। भौतिक प्रदेश की बात की जाए तो ये अरावली भौतिक प्रदेश में पड़ता है। अरावली भौतिक प्रदेश, और अरावली जो भौतिक प्रदेश है ये हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, तीसरे सबसे बड़ा। उसके अलावा अगर बात की जाए खनिज की, तो खनिज के हिसाब से ये सबसे बेहतर है, सबसे ज्यादा खनिज अरावली भौतिक प्रदेश में ही पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि रेवाड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो रेवाड़ी में सलेटी पत्थर पाया जाता है। सलेटी पत्थर पाया जाता है। उसके अलावा बात की जाए यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, तो यहाँ से साहिबी नदी गुजरती है। और साहिबी नदी की बात की जाए तो साहिबी नदी रेवाड़ी में 2 जगह से एंटर करती है। नदी की बात की जाए तो यहाँ पर साहिबी नदी बहती है, और साहिबी नदी पर एक बांध और बना हुआ है जिसे मसानी बांध के नाम से जाना जाता है। साहिबी नदी पर ही एक बांध बना हुआ है जिसे मसानी बांध के नाम से जाना जाता है। मसानी बांध के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जो साहिबी नदी है ये हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है, तो हरियाणा में प्रवेश करती है सबसे पहले तो अलवर की तरफ से। ये अलवर की तरफ से कोट कासिम से प्रवेश करती है रेवाड़ी में। याद रखना है कि कोट कासिम के पास से, कोट कासिम से, ये कोट कासिम राजस्थान का अलवर का इलाका है, राजस्थान अलवर का इलाका है। तो कोट कासिम से ये रेवाड़ी में प्रवेश करती है। उसके बाद ये घूम करके दोबारा से राजस्थान में चली जाती है, और फिर ये दूसरी बार, ये याद रखना है, दूसरी बार ये धारूहेड़ा के पास से प्रवेश करती है। दूसरी बार ये धारूहेड़ा के पास से प्रवेश करती है। तो ये तो बात हो गई नदी की कि यहाँ पे नदी है, और नदी पे एक बैराज बना हुआ है, एक बांध बना हुआ है। उसके अलावा हम बात करते हैं कि यहाँ की मुख्य फसल कौन कौन सी है। अगर मुख्य फसल की बात की जाए तो यहाँ पर जौ,
ज्वार और सरसों मुख्य रूप से उगाई जाती है। जौ, ज्वार और सरसों मुख्य रूप से उगाई जाती है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से हाईवे गुजरते हैं, उनके परिवहन के बारे में बात करेंगे। तो परिवहन से हम सड़क परिवहन भी लेंगे और रेल परिवहन भी लेंगे। तो यहाँ पे हमने देखी भौगोलिक स्थिति कि ये किन किन के साथ सीमा बनाता है, कौन सा खनिज पाया जाता है, किस भौतिक प्रदेश में पड़ता है, कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है, और ये सारी चीजें देखी। अब हम देखेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन से बात की जाए तो यहाँ से दो तरह से पर्सन बनेंगे। एक तो क्योंकि अगर रेल परिवहन की बात की जाए तो रेल परिवहन भी यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। नेशनल हाईवे की बात की जाए तो यहाँ से 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। यहाँ से 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से NH11 गुजरता है। NH11 गुजरता है, NH48 गुजरता है, एक 919 गुजरता है और उसके अलावा 352। ये 4 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। और यह याद रखना है कि हरियाणा के अंदर ही अंदर, इसके बारे में मैं शायद पहले भी किसी वीडियो में बता चुका हूँ कि 352 जो है हरियाणा के अंदर ही अंदर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, जो सिर्फ हरियाणा के भीतर ही है। तो ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। उसके अलावा बात की जाए, अब हम बात करते हैं रेलवे की। तो हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी है और सबसे पुराना रेलवे जंक्शन भी रेवाड़ी है। उसके अलावा बात की जाए कि यहाँ पर पहली ट्रेन कब चली थी, तो ये हमें याद रखना है। पहली ट्रेन यहाँ पर 1873 में चली थी और ये दिल्ली से रेवाड़ी के लिए चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी के लिए चली थी। यहाँ पर प्रथम ट्रेन 1873 में चली थी। उसके अलावा सबसे पहले, क्योंकि ये हमने रोहतक में भी पढ़ा है कि सबसे पहले सीएनजी ट्रेन का जो परीक्षण किया गया था, सीएनजी ट्रेन भी यहीं चली थी और ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक के लिए। रेवाड़ी से रोहतक के लिए ट्रेन चली थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो ट्रेन का सबसे बड़ा हेरिटेज संग्रहालय भी यहीं पर है। उसके अलावा ट्रेन का हेरिटेज संग्रहालय वो भी रेवाड़ी में है। इसमें वो सारे पुराने इंजन रखे हुए हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता था, जैसे भाप से चलने वाला इंजन, वो आज भी यहाँ पर चालू है और लोग वहां जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो जो रेवाड़ी है, इसको सूखा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। सूखे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ से सारा जो माल मटेरियल है वो रेवाड़ी से ही बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता है, तो इसलिए इसको सूखे बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ के उद्योग धंधों की कि यहाँ पर उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर होता है, क्योंकि इसको पीतल नगरी या बर्तन नगरी कहते हैं, तो पीतल और कांसे के सबसे ज्यादा बर्तन यही बनाए जाते हैं।
उद्योग की बात की जाए, पीतल व तांबे के बर्तन उद्योग, पीतल और तांबे का बर्तन उद्योग, इसी की वजह से इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है। उसके अलावा यहां पर हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है। हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग। और अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसको स्थापित करने वाले या फिर इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके ब्रजमोहन मुंजाल। ब्रजमोहन मुंजाल ने इसको स्थापित किया था। उसके अलावा मोटरसाइकिल का एक और उद्योग यहाँ पर है और वो फिलहाल के टाइम पे बंद है, हार्ले डेविडसन। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल, और यह उद्योग है बावल में। लेकिन वर्तमान में बंदे बहुत महंगी बाइक बनाता है, 20 लाख रुपए तक की बाइक इसकी होती है। तो आज के टाइम पे ये बंद है, पीतल उद्योग हो गया। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर अमूल क्या नाम है, अमूल मिल्क प्लांट भी है। प्लांट। उसके अलावा यहाँ का एक जूता उद्योग बहुत फेमस है और वो है तिल्ला जूता उद्योग। वैसे तो ये पाकिस्तान का फेमस है, लेकिन हरियाणा में ये रेवाड़ी का फेमस है। अब हम बात करते हैं यहाँ के शिक्षा संस्थानों की, यहाँ पे कौन कौन से शिक्षा संस्थान हैं। यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, परिवहन और परिवहन, दोनों प्रकार के, सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन। और यहाँ पे उद्योग देखे कि यहाँ पे उद्योग धंधे कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के शिक्षा संस्थानों की। शिक्षा व संस्थान, शिक्षा संस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर इंदिरा गांधी राजकीय विश्वविद्यालय है। इंदिरा गांधी स्टेट यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। स्टेट यूनिवर्सिटी है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है, तो ये मीरपुर में, मीरपुर में है। और अगर हमसे इसकी स्थापना पूछ ली जाए अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा सैनिक स्कूल भी है। यहाँ पर एक सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल है और ये दूसरा सैनिक स्कूल है, क्योंकि पहला सैनिक स्कूल कुंजपुरा में है, तो ये दूसरा सैनिक स्कूल है। अगर इसकी हमसे स्थापना पूछ ली जाए तो यहाँ पर 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय भी है।
और ये निचारा गांव में है। ये निचारा गांव में है। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर हरियाणा का प्रथम कैंसर रिसर्च सेंटर भी है। कैंसर रिसर्च सेंटर है। उसके अलावा हरियाणा का फुटवियर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर। राष्ट्रीय फुटवियर इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर है यहाँ पर। उसके अलावा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जिसकी शॉर्ट फॉर्म HAU है, उसका क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र है यहाँ पर। अनुसंधान केंद्र है, रीजनल रिसर्च सेंटर, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये है यहाँ पर जो शिक्षा संस्थान है, यहाँ पर सिर्फ यही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शिक्षा संस्थान है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से मेले लगते हैं। मेलों से पहले हम मंदिर की बात कर लेते हैं। मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट मंदिर है और वो है घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर है और ये सनातन धर्म को अर्पित है। सनातन धर्म को अर्पित है और ऐसा बताया जाता है कि इसके जो संस्थापक हैं वो अली बख्श हैं। अली बख्श इसके संस्थापक हैं। जो अली बख्श हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये सांग करते थे। हमारे यहाँ तो उसको अलग नाम से जाना जाता है। बहरहाल जैसे मदारी खेल दिखाते हैं उसी प्रकार से ये सांग किया करते थे और वहाँ से जो पैसा जो धन इकट्ठा करते थे उस धन से इसने इस मंदिर का निर्माण करवाया है, ऐसा बताया जाता है। उसके अलावा इसके बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि इसकी जो मंजिल है वो 3 मंजिला इमारत है घंटेश्वर मंदिर की, और ये सफ़ेद रंग की मंजिल इमारत है। और ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं सभी की तस्वीरें इन्होंने या फिर मूर्तियाँ लगा रखी हैं। तो इसके बारे में ये चीज़ बहुत फेमस है। अब हम बात करते हैं मेलों की। तो हम देखते हैं मेले कि यहाँ पर मेले कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। मेलों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 4 मेले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बाबा सूरजगिरी महाराज का मेला, मेला लगता है यहाँ पर। उसके अलावा बड़ा पीर का मेला लगता है यहाँ पर। बड़ा पीर का मेला लगता है।
उसके अलावा बाबा सैयद शाह की का समाधि मेला लगता है। उसके अलावा यहाँ पर भोली माता का मेला लगता है। भोली माता का मेला लगता है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह 4 मेले ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो यहाँ पे लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पर्यटन स्थल पाए जाते हैं। पर्यटन स्थल की बात की जाए तो पर्यटन स्थल यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सारे हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो तुर्कियाबास के मकबरे हैं, उसके अलावा बात की जाए रानी की ड्योढ़ी है यहाँ पर। और उसके अलावा बात की जाए इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद है यहाँ पर। इब्राहिम बारह हजारी की मस्जिद है। उसके अलावा 16 राही तालाब है यहाँ पर। उसके अलावा बाग वाला तालाब है यहाँ पर। बाग वाला तालाब है। बाग वाला तालाब है और राव तहसील का तालाब है यहाँ पर। राव तहसील का तालाब। उसके अलावा बात की जाए तो हेमू की क्या नाम है, हेमू की हवेली है यहाँ पर। हवेली है ये कुतुबपुरा में। हेमू की हवेली है यहाँ पर। उसके अलावा नंद सरोवर है। नंद सरोवर है यहाँ पर। और इसके अगर संस्थापक के बारे में पूछ लिया जाए तो नंद राम अहीर है इसके संस्थापक। उसके अलावा यहाँ पर 2 किले भी हमको देखने को मिलते हैं, और वो किले कौन कौन से हैं। एक तो है रामपुर का किला, 2 नहीं 3 किले हैं यहाँ पर। रामपुर का किला, रामपुर का किला, और ये रामपुर में है। उसके अलावा बावल का किला है यहाँ पर, और एक है गोकलपुर का किला।
उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है। और बगलर पर्यटन स्थल है। बगलर पर्यटन स्थल है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर श्री भगवती का आश्रम भी है। भगवत आश्रम है। और एक यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद जिसे रेड मस्जिद के नाम से भी जानते हैं। लाल मस्जिद हमने रोहतक में भी पढ़ी थी, जिसको 1939 में आसिक अली के द्वारा बनाया गया था, जो एक व्यापारी था, लेकिन ये बहुत पुरानी है। तो ये अभी की मस्जिद नहीं है, इसको 1570 में बनाया गया था। और इसको 1570 में बनाया गया था अकबर के समय में। अकबर के शासन काल में इसको बनाया गया था। तो ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमने बात की। तुर्कियावास के मकबरे, रानी ड्योढ़ी, इब्राहिम बाराजारी की मस्जिद, शोले राही तालाब, बाग वाला तालाब, राव तेज सिंह का तालाब, हेमू की हवेली, नंद सरोवर है यहाँ पर। उसके अलावा रामपुर का किला है, बावल का किला है, गोकलगढ़ है, गोकलपुर नहीं, गोकलगढ़ का किला है। और सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है और बबलर पर्यटन स्थल है। उसके अलावा भगवती का आश्रम है और लाल मस्जिद है, जो अकबर के समय में बनाई गई थी। तो ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल। अब हम इसका थोड़े इतिहास के बारे में चलते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या रहा है, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। और यहाँ के इतिहास में देखा जाए तो हेमू का ही इतिहास है, हेमू के अलावा और कुछ है नहीं। इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में हमें सिर्फ हेमू की ही बातें करने को मिलेंगी, क्योंकि बाकी तो बहुत ज़्यादा कुछ इसका इतिहास है नहीं। तो हेमू के बारे में ही है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेमू का जन्म कब हुआ था, या कहाँ हुआ था, और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हेमू का जो जन्म है ये राजस्थान के अलवर में के गांव मछेरी में इसका जन्म हुआ था। अब कहीं कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसका जन्म कुतुबपुरा में हुआ था, लेकिन जब ये 2 साल का था तब इसका पिताजी वहां से शिफ्ट हो गए थे, ये कुतुबपुरा। और कुतुबपुरा कहाँ है? रेवाड़ी में। उसके अलावा बात की जाए कि ये किस जाति से बिलोंग करते थे, तो ये धूसर जाति से आते थे। धूसर जाति से आते थे और ये व्यापारियों की जाति भी बताई जाती है और धूसर ब्राह्मण भी बताया जाता है इसको।
तो ये इसकी जाति है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसके और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अकबर के सेनापति बैरम खां व हेमू के, क्योंकि ये जो जंग है, क्योंकि इस टाइम अकबर बहुत छोटे थे, तो ये अकबर की ही जंग है। बैरम खां तो मैं आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अकबर के साइड से कौन लड़ा था। तो हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी, जंग हुई, युद्ध हुआ, और ये हुआ था 1556 में। और इस युद्ध में हेमू को पकड़ लिया गया था अकबर के सैनिकों के द्वारा, और उसको पकड़ करके उनके टेंट के पास ले जाया गया था। और वो टेंट लगे हुए थे सोनपुर में। तो वहीं पर जो हेमू है उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया था सोनपुर में, और यही सोनपुर में हेमू का मकबरा भी है। ये हमें याद रखना है कि यही सोनपुर में हेमू का मकबरा भी है। और ये पानीपत का दूसरा युद्ध है। पानीपत का दूसरा युद्ध। बाकी और ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में पानीपत में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब पूछा जाए, देखा जाए, अब पूछा जा सकता है कि जो हेमू है इसके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम था पूरणदास। पिता का नाम था पूरणदास। अब हम बात करते हैं कि हेमू ने अपना इतना लंबा सफर तय क्यों किया, कैसे किया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सूरी वंश था, शेरशाह सूरी के बाद में एक दूसरा शहंशाह बनता है, वो है इस्माइल शाह। इस्माइल शाह जो है ये शासन पे गद्दी पे बैठते हैं, और ये सूरी साम्राज्य की बात हो रही है, तो याद रखना है। सूरी जो वंश था, या सूरी साम्राज्य था, शेरशाह सूरी के बाद में इस्माइल शाह गद्दी पर बैठते हैं, और जो हेमू है इसको, इस्माइल शाह को इस पर बहुत भरोसा होता है। ये इसको एक अच्छा खासा पद दे देता है, शाहनाए बाजार का पद। शाहनाए बाजार पद पर नियुक्त कर देता है। किसको? हेमू को। जो इस्माइल शाह है वो शाहनाए बाजार के पद पे इसको नियुक्त कर देता है। अब ये पद क्या था इसके बारे में तो ये है, जो सूरी वंश के जितने भी बाजार थे उन सब बाजारों की देखरेख पर, बाजार की देखरेख का ये पद होता है। तो ये इसको इस पे बैठा देता है। उसके बाद में इस्माइल शाह के बाद में एक दूसरा शासक होता है, और वो होता है आदिल शाह। आदिल शाह, हेमू का जो जिक्र मिलता है वो इस प्रकार से मिलता है कि हेमू बहुत ही चालाक व्यक्ति था। तो अगला व्यक्ति जो गद्दी पे बैठता है इस्माइल शाह के बाद में, वो आदिल शाह होता है, और वो जो हेमू है उसको अपना प्रधान मंत्री बना देता है। हेमू को प्रधानमंत्री बना देता है। जो आदिल शाह है वो हेमू को अपना प्रधानमंत्री बना देता है, और उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये हेमू से कहता है कि तुम दिल्ली जाओ, दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए इसको भेजता है। ये याद रखना है, आदिल शाह
हेमू को दिल्ली पर आक्रमण जो आदिल शाह है वो हेमू को दिल्ली पर आक्रमण के लिए भेजता है और हेमू चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 7 अक्टूबर 1556 को, याद रखना है, 7 अक्टूबर 1556 को हेमू दिल्ली जीत लेता है। हेमू दिल्ली पर विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन दिल्ली को जीतने के बाद में फिर ये बगावत कर देता है और बजाय आदिल शाह को, क्योंकि जब ये इसके अंडर काम करता है तो आदिल शाह को ही सम्राट बनना चाहिए, लेकिन हेमू एकदम से गद्दारी कर देता है और हेमू को सम्राट बनाने के बजाय खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद में ये खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और एक उपाधि धारण करता है विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला ये 14वां शासक होता है। 14वां शासक होता है। और इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि विक्रमादित्य की उपाधि हासिल धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक भी है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू शासक भी यही है। और उसके अलावा दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम शासक भी हेमू ही है। और उसके अलावा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भी अंतिम शासक ये हेमू ही है। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि हेमू ने 22 लड़ाइयां लड़ी थी। ऐसा बताया जाता है कि इसने 22 लड़ाइयां लड़ी और कभी नहीं हारा, कभी नहीं हारा। लेकिन आखिरी युद्ध पानीपत का युद्ध लड़ा, उसमें हारा भी और मरा भी उसी में। आखिरी युद्ध इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था और उसे पानीपत के युद्ध में ये लड़ा भी और हारा भी और मारा भी गया। वहीं पर जहां पर ये मारा गया था वहीं पर इसका मकबरा भी बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो यहाँ के बहुत फेमस हैं और जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जिनको हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तित्व की बात की जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे राव तुलाराम की, क्योंकि राव तुलाराम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में भी और यहाँ पर भी। तो राव तुलाराम का जो जन्म है वो 1825 में हुआ था। इसका जन्म 1825 में होता है और राजा राव तुलाराम उसके बाद में यह यहाँ पे शासन करता है और अंग्रेजों के साथ में इसकी बनती नहीं है। अंग्रेजों के साथ इसकी बनती नहीं है। इसके बाद में अंग्रेजों के साथ में 1857 में इसकी लड़ाई होती है। 1857 में लड़ाई होती है नसीरपुर नामक जगह पर। नसीरपुर नामक जगह पर
1857 में इनकी लड़ाई हो जाती है अंग्रेजों के साथ में, और इस लड़ाई में ये हार जाते हैं, और हारने के बाद में ये फिर काबुल चले जाते हैं। इस लड़ाई में अंग्रेजों से ये हार जाते हैं, और हारने के बाद में फिर ये काबुल चले जाते हैं। याद रखना है कि ये लड़ाई ये हारे थे, अंग्रेजों से लड़ाई हार जाते हैं, और हारने के बाद में ऐसा बताया जाता है, कोई कहता है भाग गए थे, कोई कहता है मदद के लिए गए थे, लेकिन ये यहाँ से चले गए थे। और यहाँ जाने के बाद में वहां पर काबुल में इनको चेचक का रोग हो जाता है, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु की जो डेट है 23 सितंबर, वो हमारे लिए इसकी मृत्यु के साथ साथ में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखती है। तो 23 सितंबर 1863 में इनकी डेथ होती है। 1863 में इनकी मृत्यु होती है, और इन्हीं के एवज में जो 23 सितंबर है इसको हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, के रूप में मनाया जाता है। तो इसकी डेथ की वजह से इसको हरियाणा शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इसके 100 साल के बाद जहां पे ये युद्ध हुआ था 1957 में, यहां पर एक युद्ध संग्रहालय बनाया जाता है इसी की याद में। तो ये भी याद रखना है, इसके 100 साल बाद 1957 में वहीं पर जहां पर युद्ध हुआ था एक युद्ध संग्रहालय बनाया जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं राव वीरेंद्र सिंह की, जो नागल पटानी से बिलोंग करते हैं। राव सुरेंद्र है या विजेंद्र है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये राव वीरेंद्र सिंह है शायद। राव वीरेंद्र सिंह जो इन्हीं के वंशज बताए जाते हैं, राव तुलाराम जी के ही ये वंशज बताए जाते हैं। और तुलाराम के वंशज, और ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री सीएम रहे हैं। भारत के दूसरे सीएम और प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम। कांग्रेसी सीएम दूसरे हरियाणा के दूसरे सीएम रहे हैं, और प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम रहे हैं। उसके अलावा ये प्रथम स्पीकर पुरुष भी रहे हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम था। प्रथम स्पीकर पुरुष जिनका सबसे कम कार्यकाल था, बहुत थोड़ा कार्यकाल था इसका, तो सबसे कम जो कार्यकाल है वो इन्हीं का है। और उसके अलावा इसने एक पार्टी का गठन भी किया था, विशाल हरियाणा पार्टी के नाम से। इसने एक पार्टी बनाई थी, विशाल हरियाणा पार्टी, और ये हरियाणा की प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी। प्रथम क्षेत्रीय पार्टी थी।
और इसका निशान था चमकता हुआ सूरज। चमकता हुआ सूरज इसका निशान था और बाद में इसको कांग्रेस में ही विलय कर दिया गया था। अब हम आगे बात करते हैं कल्लन खां की, जो एक ख्याल गायक हुए हैं और गुडियानी गांव से हैं। कल्लन खां गुडियानी गांव से इनका संबंध है और ये ख्याल सांगीय गायक हुए हैं। और ये जिस घराने से बिलोंग करते थे वो था मेवाती घराना। और अगर इसके गुरु की बात की जाए तो होदू खां के गुरु थे। गुरु की बात की जाए तो होदू खां इनके गुरु थे और ये मेवाती घराने से बिलोंग करते थे, क्योंकि पहले म्यूजिक के घराने हुआ करते थे। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और जो अब हम बात करते हैं बाल मुकुंद गुप्त की, ये प्रसिद्ध लेखक और संपादक हैं और ये भी गुडियानी गांव से ही आते हैं। बाल मुकुंद गुप्त ये प्रसिद्ध लेखक हैं और संपादक हैं। अखबार इसने निकाले थे और ये भी गुडियानी गांव से ही बिलोंग करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं सर सादी लाल की, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर सादी लाल की तो हरियाणा पंजाब कोर्ट जो पहले लाहौर में था तो उसके ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। लाहौर कोर्ट या फिर आप हरियाणा पंजाब कोर्ट, जिसे पहले पंजाब कोर्ट के नाम से जाना जाता था, लाहौर कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश रहे हैं। और इनके बारे में हमें याद रखना है कि इसको गद्दार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने का काम इसी ने किया था। और ऐसा बताया जाता है कि जब ये मरा था तब गांव वालों ने इसके लिए कफन भी नहीं दिया था, तो ये इसकी हालत थी। उसके बाद हम बात करते हैं संतोष यादव की। संतोष यादव जो जोनियावास गांव से बिलोंग करती हैं और ये पर्वतारोही है। और ये विश्व की पहली महिला है जिसने 2 बार लगातार 2 बार पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और वो कब किया था? 1991 में किया था एक बार और दूसरी बार 1992 में किया था। तो ये थी संतोष यादव। उसके बाद बात करते हैं अल्लड़ बीकानेरी की। बीकानेरी, और ये बीकानेर से इनका संबंध है और ये रेवाड़ी में एक गांव का नाम है। ये हास्य कवि थे, हास्य कवि थे। ये राजस्थान वाला बीकानेर नहीं है, ये यहाँ पे रेवाड़ी में एक गांव है बीकानेर नाम से, उससे बिलोंग करते हैं। आगे हम बात करते हैं शर्मिला देवी जी की। शर्मिला देवी जो घुड़कावास से संबंध रखती हैं और ये प्रथम बस कंडक्टर है, प्रथम महिला बस कंडक्टर, प्रथम महिला बस कंडक्टर। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे एक रेवाड़ी की
लता मंगेशकर उसको बोला जाता है और उसका नाम है मोनिका सोनी। मोनिका सोनी इसको रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहा जाता है। रेवाड़ी की लता मंगेशकर कहा जाता है। तो ये थे यहाँ के इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व जिनके बारे में हमने बात की। अब हम आगे देखेंगे, कुछ पॉइंट हमसे बच जाते हैं जिनके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल में यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर हमसे एक अभ्यारण्य रह गया था, हमसे एक अभ्यारण्य रह गया है, नाहर सिंह जीव अभ्यारण्य। नाहर सिंह जीव अभ्यारण्य अगर बात की जाए, इसको कब बनाया गया था, तो इसको 2009 में बनाया गया था। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा सेंट एड्यूड चर्च यहीं पर है। चर्च की बात की जाए वो यहीं से है। और सर्वाधिक स्वतंत्रता सेनानी जिस गांव से हुए हैं वो गांव भी यहीं पर है और उसे 47 स्वतंत्रता सेनानी मिले थे। लुखी गांव का नाम है, लुखी इस गांव का नाम है। उसके अलावा बात की जाए तो हरियाणा का प्रथम ग्रीन एनर्जी प्लांट बिशनौर गांव में है। हरियाणा का प्रथम ग्रीन एनर्जी प्लांट बिशनौर गांव में है। और उसके अलावा बात की जाए तो चित्रकारिता में हरियाणा का एक बंदा है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है और 3 बार उसका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज है, SK राजोतिया। SK राजोतिया इनका नाम है और ये चित्रकारिता के इसके पास 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। चित्रकारिता में 3, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है इसके पास और ये रेवाड़ी से बिलोंग करता है। उसके अलावा यहाँ पे रेवाड़ी का एक गांव है, उसके पास एक और रिकॉर्ड भी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके पास में 10 मिनट में 1200 पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 10 मिनट में 1200 पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है धारण गांव के पास। धारण गांव के पास है। तो ये था हमारा रेवाड़ी। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसके बारे में पढ़ा है, सारा कुछ एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रेवाड़ी का नामांकन पढ़ा, किस वजह से इसका नाम रेवाड़ी पड़ा, इसकी स्थापना किसने की, पुराना नाम और इसके उपनाम कौन कौन से, ये सारी चीज़ें हमने जानी। उसके बाद हमने देखा कि इसका हरियाणा में गठन कब हुआ और किसके टाइम पे गठन हुआ, जो ये किससे अलग होकर के बना है। उसके अलावा यहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, किस मंडल में आता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने यहाँ की विधानसभा सीट, यहाँ की तहसील और यहाँ की तहसील देखी। फिर हमने इसकी भौगोलिक स्थिति देखी कि ये किसके साथ में सीमा बनाता है और यहाँ पे कौन सी फसल होती है, किस भौतिक प्रदेश में आता है, यहाँ पे नदी कौन सी है, यहाँ पे कौन सा बांध है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हमने परिवहन से प्रश्न देखे
कि यहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे निकलते हैं और रेलवे परिवहन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने देखे। फिर हमने यहाँ के उद्योग धंधे देखे कि यहाँ पे कौन कौन से फेमस उद्योग धंधे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात की जाए तो फिर हमने शिक्षा संस्थान देखे। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट शिक्षा संस्थान थे वो सारे ही हमने पढ़े, और एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे एक मंदिर भी है जो बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने फिर यहाँ पे मेले देखे। मेले यहाँ बहुत ज़्यादा लगते नहीं हैं, 4 मेले हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर भी यहाँ पे नहीं है। फिर हमने यहाँ पर पर्यटन स्थल देखे, जितने भी पर्यटन स्थल थे वो सारे के सारे हमने पढ़े। उसके बाद में फिर हमने यहाँ का इतिहास देखा, और इतिहास में पूर्ण रूप से यहाँ पे हेमू का इतिहास मिलता है और कुछ तो है नहीं बहुत ज़्यादा, और जितना भी इतिहास में हमको मिला वो सारा हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें हमने डिटेल से पढ़ी, और उसके बाद हमने यहाँ के व्यक्तित्व, पर्सनल व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व कौन कौन से हैं वो सारे पढ़े, और लास्ट में हमसे जो कुछ पॉइंट बच गए थे वो हमने यहाँ पर देख लिए। तो ये था हमारा रेवाड़ी जिला दर्शन। इसी के साथ में रेवाड़ी का जिला दर्शन कंप्लीट होता है, और बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, क्योंकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है।